तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते में हमने मोमेंटम क्या है ये समझने की कोशिश की थी और हमको ये पता है कि बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बॉडी की वो अपनी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को अपने मेंटेन करती है। मतलब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अगर कांस्टेंट स्पीड से जाती है तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जाती ही रहेगी और उसको वैसे चलते रहने के लिए किसी भी फोर्स वगैरह जैसे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बॉडी का अपना एक वो मोमेंटम होता है जो मोमेंटम बॉडी के मोशन को बनाए रखता है। और आप लोगों को मैंने ये भी समझाया था कि ये मोमेंटम जो है वो बॉडी के मास और बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। और वी नो दैट ये मोमेंटम जिसको कि P से डिनोट किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि सोचिए कि अगर कोई साइकिल आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से या कोई साइकिल आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से और किसी वॉल के ऊपर जाकर वो अगर टकराती है तो दीवार गिरेगी नहीं। लेकिन अगर बड़ा ट्रक आ गया, बहुत बड़ा ट्रक लोडेड, और वो अगर 5 मीटर पर सेकंड से आकर दीवार से टकराया तो डेफिनेटली दीवार गिर जाएगी। यहां पर देखिए साइकिल भी 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, दीवार पर टकराई। वो ट्रक भी 5 मीटर पर सेकंड से आकर दीवार पर टकराया, लेकिन साइकिल के टकराने की वजह से दीवार गिरी नहीं, बल्कि ट्रक के टकराने की वजह से दीवार जो है वो गिर गई। दीवार का गिरना जो है वो डिपेंड होगा दीवार कैसे बनी हुई है इसके ऊपर, मतलब दीवार की जो अपनी एक स्ट्रेंथ है इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक ऐसी दीवार अज्यूम की है जो 5 मीटर पर सेकंड से आने वाले साइकिल के टकराने की वजह से नहीं गिरती, बल्कि 5 मीटर पर सेकंड से आने वाले ट्रक के टकराने की वजह से गिर जाती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रक का मास ज़्यादा था, इसीलिए ट्रक की टेंडेंसी ऑफ द मोशन ज़्यादा थी और इसीलिए ट्रक ने दीवार को गिरा दिया। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ द मोशन डिपेंड्स ऑन द मास, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी ऑफ द मोशन होगी। जैसे हाथी अगर आता है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इतना बड़ा हाथी 2 मीटर पर सेकंड से आकर अगर कहीं टकरा गया तो आप जानते हैं वो कितना नुकसान करेगा। 2 मीटर पर सेकंड स्पीड काफी कम है, लेकिन उसका मास बहुत भारी भरकम है। तो भारी भरकम होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। अब ये सोचिए कि हमारे पास 2 बुलेट्स हैं गन में से जिसको हम शूट करते हैं। एक बुलेट से अगर हमने किसी बोर्ड के ऊपर हाथ से फेंक के मारा बुलेट को, और वो बुलेट जाकर बोर्ड पर टकराएगी, वहीं के वहीं नीचे गिर जाएगी। लेकिन उतने ही मास के दूसरे बुलेट को अगर हमने गन में से शूट किया उस बोर्ड पर, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि गन में से जिस बुलेट को आप लोगों ने शूट किया वो बुलेट उस बोर्ड के अंदर घुस जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों बुलेट थी, दोनों का मास सेम था। एक को आपने हाथ से फेंक कर मारा था, वो बोर्ड पर टकराई, नीचे गिर गई, लेकिन दूसरे बुलेट को आप लोगों ने गन में से शूट किया, वो बोर्ड के अंदर तक घुस गई। क्यों? मास तो सेम था। फिर बुलेट जिसको आपने गन में से शूट किया बोर्ड के अंदर क्यों घुसी? क्योंकि उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो जिस बुलेट को आप लोगों ने हाथ से फेंक कर मारा था उससे कहीं ज्यादा थी। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मास बढ़ने की वजह से टेंडेंसी ऑफ द मोशन बढ़ जाती है, उसी तरह वेलोसिटी बढ़ने की वजह से भी टेंडेंसी ऑफ द मोशन जो है वो बढ़ जाती है। तो अब ये ठीक है कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए मास और वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मोमेंटम, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलो ठीक है, अब हम फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऐसा इमेजिन करिए कि हमारे पास एक कोई छोटी खिलौने में जो खेलते हैं ना बच्चे, ऐसी एक गाड़ी है, और इस गाड़ी को ये व्हील्स लगे हुए हैं, और इस गाड़ी का जो मास है वो है, समझिए कुछ 1 किलोग्राम। इट्स 1 किलोग्राम वाली ये एक गाड़ी। और इस गाड़ी को किसी बच्चे ने पुश किया, छोटे बच्चे ने, कुछ 5 साल के बच्चे ने। आप जानते हैं कि 5 साल का बच्चा कितना इफोर्ट लगा सकता है, उसकी जो इफोर्ट लगाने की जो क्षमता है उसके बारे में आप भली भांति वाकिफ हो। तो यू नो दैट इनिशियली ये गाड़ी जो है वो अपनी जगह पर स्टेडी है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। अब मैंने कहा
कि बच्चे ने इस गाड़ी को पुश किया और कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम लेट्स से कुछ यहां पर मैं इमेजिन करता हूं 10 सेकंड, कि 10 सेकंड तक वो बच्चा इस गाड़ी को पुश करता रहा, तो अगर कंटिन्यूअस वो बच्चा अगर इस गाड़ी को 10 सेकंड तक पुश करता रहा तो गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा हम कहेंगे कि 10 सेकंड के बाद में इस 1 किलोग्राम मास के गाड़ी की जो स्पीड है फाइनल स्पीड वो हो जाएगी कुछ 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब बच्चे को इस गाड़ी की स्पीड 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए 10 सेकंड लगे। अब 10 सेकंड में स्पीड 0 से 20 तक बढ़ गई, मतलब 20 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ी 10 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितनी बड़ी होगी 2 मीटर पर सेकंड से। तो वो 2 मीटर पर सेकंड ये मतलब एक्सेलरेशन हुआ, ये आप जानते हैं। हर एक सेकंड में बॉडी की स्पीड कितनी बढ़ती है, जितनी बढ़ती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ये सोचिए स्पीड बढ़ी, साथ में बॉडी का मोमेंटम भी बढ़ा। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी का मोमेंटम P1 कितना था, तो बॉडी का मास इंटू उसकी स्पीड, तो बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास है 1 किलोग्राम, स्पीड कितनी है तो 0, इसका मतलब मोमेंटम कितना है 0। और यहां सोचिए बॉडी का या फिर उस गाड़ी का मोमेंटम कितना हुआ, तो वो हुआ उसका मास इंटू वेलोसिटी। तो मास है 1 इंटू वेलोसिटी है 20, मतलब मोमेंटम हुआ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट होता है मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो मास और वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। एनीवे, तो यहां पर कुल मोमेंटम कितना बढ़ा, तो यहां पर अगर आप लोगों को इंक्रीज इन मोमेंटम निकालना है, यहां पर अगर आप लोगों को इंक्रीज इन मोमेंटम निकालना है इस केस में, पहले केस में P1 dP1, तो इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा P2 माइनस P1। P2 कितना है 20 माइनस P1 कितना है 0, तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो वो हुआ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इतना मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम कितना लगा बच्चे को, तो बच्चे को टाइम लगा है 10 सेकंड। अब बच्चा 10 सेकंड तक बॉडी के ऊपर इफोर्ट लगाता रहा और बॉडी का मोमेंटम, गाड़ी का मोमेंटम जो है वो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़ा। अब 10 सेकंड में मोमेंटम 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़ा, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा होगा, 1 सेकंड में बढ़ा होगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में बढ़ा होगा डेफिनेटली 1 सेकंड में बढ़ा होगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। थोड़ा वो बोर्ड के बाहर जा रहा है, मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, फिर से देखिए ये चेंज इन मोमेंटम यहां पर कितना हुआ होगा, तो ऑफ कोर्स यहां पर चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा P2 माइनस P1। अब P2 कितना है 20, P1 कितना है 0, और इसीलिए ये जो चेंज इन मोमेंटम है dP1 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वी कैन से 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये इतना चेंज इन मोमेंटम जो है, इतना मोमेंटम में बदलाव उस बच्चे के इफोर्ट की वजह से कितनी देर में आया, तो आप जानते हैं कि बच्चे को इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए गाड़ी के ऊपर 10 सेकंड तक इफोर्ट अप्लाई करते रहना पड़ा। अब ये सोचिए कि 10 सेकंड में 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इतना मोमेंटम चेंज हुआ, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ होगा, 10 सेकंड में 20, तो 1 सेकंड में हुआ होगा 2। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो होगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये निकालने के लिए आप लोगों ने किया है 20/10। तो ये हुआ आप लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। 20 मतलब था dP1 और 10 मतलब था dt1। तो देयरफॉर वी कैन से यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब हमने बच्चे को वहां से हटा दिया, गाड़ी को भी वापस, उसी गाड़ी को, उसका मास उतना ही है 1 किलोग्राम, उसी गाड़ी को वापस लाकर अपनी जगह पर रख दिया। और गाड़ी को वापस अपनी जगह पर रखने के बाद में अब हमने वो खली, रेसलर खली को जानते हैं ना, खली वो टीवी में बताते हैं, वो इतना वो बड़े के बड़ा 6-7 से भी ज़्यादा फुट ऊंचा और बहुत ताकतवर वो पहलवान, उसको लाया। और उसको हमने कहा कि अब इस गाड़ी का जो मोमेंटम है, मतलब इनिशियली ये स्टेडी है,
और बच्चे ने इस गाड़ी की स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाया। अब खली को अगर हमने इस गाड़ी को पुश करने के लिए कहा तो खली को भी इस गाड़ी की स्पीड 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक लाने के लिए 10 सेकंड लगेंगे क्या? नो, क्योंकि आप जानते हैं कि खली वो बच्चे के कंपैरेटिव काफी ताकतवर हैं और खली तो बिल्कुल जस्ट ऐसे एक ही झटके में गाड़ी की स्पीड को 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक ला देगा। तो इसका मतलब खली को गाड़ी की स्पीड 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक ले जाने के लिए 10 सेकंड नहीं लगेंगे। शायद खली हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड जो है वो 0 से 20 मीटर पर सेकंड में लाने के लिए शायद खली को 2 ही सेकंड लग जाए। वैसे तो 2 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम 2 सेकंड इतना टाइम यहां पर कंसीडर करेंगे। तो अब खली ने ये जो मोमेंटम चेंज किया गाड़ी का 0 से लेकर 20 तक, है ना, इनिशियल मोमेंटम कितना था गाड़ी का 0, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ गाड़ी का 20, बच्चे को कितना टाइम लगा था 10 सेकंड, खली को कितना टाइम लगा डेफिनेटली 2 सेकंड। तो यहां पर खली ने अगर 2 ही सेकंड में बॉडी का मोमेंटम 0 से लेकर 20 कर दिया, तो यहां पर अब सोचिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो डेफिनेटली चेंज इन मोमेंटम यहां पर भी है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि खली ने भी गाड़ी की स्पीड को उतना ही बढ़ाया जितना बच्चे ने बढ़ाया था। लेकिन अब खली को इतना मोमेंटम चेंज करने के लिए टाइम कितना लगा, तो 2 ही सेकंड लगे। इसका मतलब यहां पर अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, तो आप जानते हैं यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो 2 सेकंड मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में होगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहां का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है वो है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं बच्चे को जब आप लोगों ने गाड़ी को पुश करने के लिए लगाया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, लेकिन खली को उतना ही मोमेंटम चेंज करने के लिए कम टाइम लगा। इसका मतलब मोमेंटम जो है वो रैपिडली चेंज हुआ और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो भी ज्यादा है। अब बच्चे में और खली में क्या फर्क था? बच्चे ने जो इफोर्ट लगाया था, बच्चे ने जो भी कुछ लगाया था, उस क्वांटिटी को हम अब नाम देंगे फोर्स। तो बच्चे ने जो फोर्स अप्लाई किया था वो कम था, इसीलिए मोमेंटम इतना चेंज होने के लिए 10 सेकंड लगे। लेकिन खली ने लगाया हुआ फोर्स जो है वो ज्यादा था, इसीलिए मोमेंटम जो है वो बिल्कुल 2 ही सेकंड में चेंज हो गया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो ज्यादा है। और ये सब बातों को सोचकर न्यूटन इन्होंने कहा था कि मोमेंटम अगर हमको रैपिडली चेंज करना है तो हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे मोमेंटम जो है वो उतना ही रैपिडली चेंज होता चला जाएगा। और फिर इसको उन्होंने स्टेट किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैथमेटिकली न्यूटन इन्होंने लिखा कि फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उतना ही ज्यादा फोर्स है। तो फोर्स को डिफाइन किया गया कि फोर्स इज नथिंग बट द चेंजिंग रेट ऑफ द मोमेंटम, मतलब चेंजिंग रेट ऑफ द मोमेंटम के ऊपर से डिजिग्नेट होगा, डिसाइड होगा फोर्स आप ज्यादा अप्लाई करेंगे, मतलब खली ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है इसीलिए यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है, और बच्चा कम फोर्स अप्लाई करता है इसीलिए यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो कम है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिजिग्नेट करता है फोर्स, और हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा P2 - P1 डिवाइडेड बाय टाइम जो है दैट इज नथिंग बट द t। तो यहां पर हम F इज इक्वल्स टू P2 मतलब लेना पड़ेगा m इंटू v फाइनल मोमेंटम, माइनस P1 मतलब लेना पड़ेगा m इंटू u मतलब इनिशियल मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा टाइम। अब आगे सोचिए, इसको अगर सॉल्व किया तो मास m निकलेगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, और v माइनस यू अपॉन t मतलब चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, यू नो दैट। और इसीलिए आगे लिखा गया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसीलिए आप कहते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन।
अर्थात जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा वेक्टर F इज इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर A। तो ये हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगले वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ सीखेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। ये सब 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के काम की बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताएगी, और अगले वीडियो में और इससे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।